आज का टॉपिक है हमारा अक्षांश एवं देशांतर। ठीक है, तो इसमें से आज हम पढ़ेंगे अक्षांश। अक्षांश क्या होते हैं? अक्षांश सबसे पहले तो समझो, अक्षांशों को हम ग्लोब पर खींचते हैं। ठीक है, ग्लोब पर अक्षांशों को खींचते हैं। तो अक्षांश पढ़ने से पहले इस ग्लोब को समझना पड़ेगा कि ये ग्लोब क्या है। तो ये जो ग्लोब आपको दिखाई दे रहा है, ये पृथ्वी का मॉडल है, पृथ्वी का प्रतिरूप है। सेम पृथ्वी जैसी है वैसा का वैसा ये ग्लोब है। ठीक है, तो ग्लोब पृथ्वी का प्रतिरूप हो गया। लेकिन पृथ्वी का जो वास्तविक प्रतिरूप होता है वो होता है जियोड। पृथ्वी का जो वास्तविक प्रतिरूप होता है वो जियोड। अब जियोड में और ग्लोब में क्या अंतर है देखो। अब देखो, ग्लोब तो बिल्कुल चारों तरफ से प्लेन है, इसमें हाथ फेर के देख लो, बिल्कुल प्लेन है। और जो जियोड होता है वो ऊबड़ खाबड़ होता है। दिखने में तो ऐसा ही सेम गोल होता है, लेकिन वो ऊबड़ खाबड़ होता है। यानी पृथ्वी पर कहीं पर जहां पर पहाड़ है तो वहां पर वो थोड़ा सा ऊंचा है, और पृथ्वी पर जहां पर ये बड़े बड़े महासागर है यानी गड्ढे हैं, वहां पर ये थोड़ा सा नीचे है, ऊबड़ खाबड़ है। ठीक है, तो जियोड थोड़ा सा ऊबड़ खाबड़ है, और ग्लोब को हम जियोड को ही प्लेन करके ये हमने ग्लोब बना दिया। ठीक है, तो ये पृथ्वी का प्रतिरूप हो गया। चलो अब देखते हैं अक्षांश। अक्षांश क्या होते हैं? ठीक है, अक्षांश पढ़ने से पहले इसको देख लो। ये जो ग्लोब है ये कैसा दिखाई दे रहा है आपको? यानी ये पृथ्वी है, कैसी दिखाई दे रही है? क्या बिल्कुल गोल दिखाई दे रही है, या अंडाकार दिखाई दे रही है, या चपटी दिखाई दे रही है? कैसी दिखाई दे रही है? तो हम कह सकते हैं पृथ्वी लगभग गोल है, भूगोल। ठीक है, पृथ्वी बिल्कुल गोल है, लेकिन पूरी तरह से गोल नहीं है, थोड़ा सा नाम मात्र का अंतर है। अंतर क्या है? इसका जो उत्तरी ध्रुव है और जो दक्षिणी ध्रुव है वो थोड़ा सा दबा हुआ है, थोड़ा सा दबा हुआ है, ज्यादा चपटा नहीं है, मात्र थोड़ा सा दबा हुआ है, बाकी तो बिल्कुल गोल है। और कितना दबा हुआ है ये देखो। देखो, एक तो इधर से ज्यादा मोटी है पृथ्वी, या ऐसे ऐसे ज्यादा मोटी है। देखो, दिखने में तो कोई अंतर नहीं दिख रहा, लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर है। क्या? देखो, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति यहाँ है और वो पृथ्वी के चक्कर लगाना चाहता है, तो वो इधर घूमता 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 पूरी पृथ्वी के एक चक्कर यहाँ तक लगा देगा। तो यहाँ तक जो चक्कर लगा देगा तो वो कितना किलोमीटर चलेगा? वो चलेगा 40,077 किलोमीटर। तो यानी जो पृथ्वी की भूमध्य रेखीय परिधि है उसकी लंबाई कितनी है? 40,077 किलोमीटर। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति यहाँ से इसकी ध्रुवीय परिधि की, इसके चारों ओर चक्कर लगाता है ध्रुवों के सारे, मान लीजिए यहाँ से चलकर इधर जाता है ध्रुव पर, फिर पीछे से निकल कर नीचे से वापस इसी स्थान पर आता है, यानी ये भी पृथ्वी का एक चक्कर हो गया। ठीक है, ये ध्रुवीय चक्कर हो गया है। तो वो कितना किलोमीटर चलेगा? वो चलेगा 40,007 किलोमीटर। ठीक है, तो अभी इन दोनों में कितना अंतर हो गया? 40,077 और 40,007, तो ये अंतर हो गया लगभग 70 किलोमीटर। तो हम कह सकते हैं कि पृथ्वी की जो भूमध्य रेखीय परिधि है और जो ध्रुवीय परिधि है उसमें कितना अंतर है? 70 किलोमीटर, मात्र 70 किलोमीटर। अब 40,000 में 70 का कोई विशेष महत्व नहीं है, तो इसलिए कह सकते हैं पृथ्वी लगभग गोल है। ठीक है, अब बात करते हैं अक्षांशों की, कि अक्षांश क्या होते हैं, अक्षांश किसे कहते हैं। तो ये इसकी परिभाषा है। देखो, अक्षांश की सीधी सादी परिभाषा ये है: ग्लोब पर पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर खींची गई लाइनें क्या कहलाती है? अक्षांश कहलाती है। ये देखो, ये ग्लोब है हमारा, तो ये पूर्व है, यहाँ से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व की जो लाइनें खींची गई है वो क्या कहलाती है? अक्षांश कहलाती है। ये सीधी सादी परिभाषा है कि इस पर ये जो लाइन खींच दो आप, इधर से पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा या पश्चिम से पूर्व दिशा, ये जो लाइनें हैं ये क्या कहलाती है? अक्षांश कहलाती है। ठीक है, एक परिभाषा तो ये होगी। इसकी दूसरी परिभाषा देखते हैं। पृथ्वी के कक्षा तल पर उसके अक्ष के सहारे, सबसे पहले इसमें देखो इसका कक्ष कौन सा है और अक्ष कौन सा है। ये हमारी पृथ्वी, ये तो इसका अक्ष है, उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव ये इसका अक्ष है, और ये इसका कक्ष है। ठीक है, इसको अक्ष और इसको कक्ष बोलते हैं। तो देखो, इसमें पृथ्वी के कक्षा तल पर, ये कक्षा तल पर उसके अक्ष के सहारे, ये इसका अक्ष है, अक्ष के सहारे
खींचे गए कोणों के समान भागों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा अक्षांश कहलाती है। तो ये देखो, मान लीजिए ये यहाँ पर अपन चांदा रख, वो कोण बनाने का चांदा होता है ना, वो रखते हैं मान लीजिए, ठीक है। तो इधर से नापते हैं हम 1 2 3 4, मान लीजिए ये लाइन गई, ये 10 डिग्री हो गया। इधर से 1 2 3 4 ये नापते हैं, ये इधर से हो गया 10 डिग्री। तो इस 10 डिग्री को 10 डिग्री से मिलाने वाली जो रेखा होती है वो क्या कहलाती है? अक्षांश, ठीक है। इसी प्रकार 10 20 30, इधर मान लीजिए ये 50 डिग्री है और इधर भी 50 डिग्री है, तो 50 डिग्री को 50 डिग्री से मिलाने वाली ये जो रेखा है ये क्या कहलाती है? अक्षांश। तो ये सारी पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व दिशा में जो खींचे गए ये सब क्या कहलाते हैं? अक्षांश कहलाते हैं, ठीक है। एक और परिभाषा, ग्लोब पर भूमध्य रेखा के समांतर पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व दिशा में खींची गई काल्पनिक रेखा ये अक्षांश कहलाती है। तो ये ग्लोब है, इसकी भूमध्य रेखा के समांतर, ये भूमध्य रेखा बीचों बीच की हमारी भूमध्य रेखा है, इसके समांतर, यानी इसके नीचे भी समांतर है, ऊपर भी समांतर है। समांतर जो खींची गई पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व की ओर जो खींची गई जो लाइन होती है वो क्या कहलाती है? अक्षांश कहलाती है, ठीक है। तो ये इधर जो भी खींची गई है ये सब क्या है? अक्षांश है, ये अक्षांश है। और जो ऊपर से नीचे लाइन खींचेंगे वो देशांतर लाइनें होती है, उनको बाद में पढ़ेंगे। तो ये सारी अक्षांश रेखाएं होती है, ठीक है। तो जो सबसे बड़ा अक्षांश है वो बीचों बीच में जो लाइन खींची गई है ये सबसे बड़ा अक्षांश है, और इसको भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा बोलते हैं। और इसका जो ऊपर का भाग है उत्तरी गोलार्ध कहलाता है, इसके दक्षिण का भाग दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। मान लीजिए यहाँ पर कोई देश स्थित है तो वो कौन से गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में। यहाँ पर कोई शहर स्थित है तो वो कौन से गोलार्ध में? दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। पूरा गोला है, उसका आधा गोलार्ध उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। अब बात करते हैं संख्याओं की, यानी इन अक्षांशों की संख्या कितनी होती है, संख्याओं की बात करते हैं, ठीक है। तो संख्याओं की बात करते हैं तो कुल अक्षांश होते हैं 181। कुल अक्षांशों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 181। अब 181 कैसे होती है? देखो, ये पृथ्वी, ये सारे अक्षांश है, इधर से इधर जितनी भी लाइनें खींचेंगे सब अक्षांश है, ठीक है। तो कुल हो गए 181। यहाँ से शुरुआत करते हैं। एक तो हो गया 0 डिग्री वाला, एक तो हो गया ये 0 डिग्री यानी भूमध्य रेखा, ठीक है। 0 डिग्री अक्षांश भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, बीचों बीच का आ गया एक अक्षांश। और 90 लाइनें इसके ऊपर है और 90 लाइनें इसके नीचे है, यानी 1 2 ऐसे करके पूरी यहाँ तक ये 90 है पूरी अक्षांश। और ऐसे ही नीचे भी 1 2 3 10 20 ये 90 है पूरे, ठीक है। तो 90 अक्षांश ऊपर है और 90 अक्षांश नीचे है और एक बीच वाला, ठीक है। तो पूरे टोटल कितने हो गए? 181 अक्षांश, 181 अक्षांश। तो अक्षांशों की संख्या कितनी है? 181। अब बात करते हैं अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है। अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है? तो अक्षांश रेखाओं की संख्या है 179। अब इसमें दो कम कैसे है, ये थोड़ी सोचने की बात है। दो कम कैसे? तो देखो, ये हमारा ग्लोब है, इसमें ये लाइन खिंच रही है, इसमें ये लाइनें खिंच रही है, इसमें ये लाइनें खिंच रही है, लेकिन जो ऊपरी ऊपर है वो तो एक बिंदु है, उसमें लाइन नहीं है। वो ऊपरी उत्तरी ध्रुव पर क्या लग रहा है कि बिंदु लग रहा है, ठीक है। तो उसको रेखा नहीं कह सकते, ठीक है। वो जो 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश है वो रेखा नहीं है, केवल अक्षांश है। ऐसे ही नीचे भी जो 90 डिग्री है, नीचे भी एक बिंदु लग रहा है, ठीक है। तो एक ऊपर और एक नीचे, तो इन दो अक्षांशों को इसमें से घटा देंगे तो रेखा कितनी हो जाएगी? 179, ठीक है। अब बात करते हैं अक्षांश वृत्त। अक्षांश वृत्त कितने होते हैं? तो सारे जो अक्षांश है वो क्या है? एक वृत्त है, यहाँ से स्टार्ट होकर घूमकर इसी स्थान पर खत्म हो रहे हैं। कोई दूसरा यहाँ से स्टार्ट होकर यहीं खत्म हो रहा है, तो ये वृत्त भी है। तो सभी अक्षांश क्या होते हैं? वृत्त भी होते हैं, ठीक है। तो इन वृत्तों की संख्या कितनी है? इनकी संख्या भी 179। क्यों? क्योंकि वो 90 डिग्री वाला वो एक बिंदु है, नीचे 90 डिग्री दक्षिण में भी एक बिंदु है। तो बिंदु एक वृत्त भी नहीं होता, अन्य रेखा होती है। तो वो दो घटाकर अक्षांश वृत्तों की संख्या कितनी होगी? 179। औसत रूप से हम कह सकते हैं जो अक्षांश कितने होते हैं? 180, ठीक है। औसत रूप से कह सकते हैं 180, ठीक है। बाकी अगर कंपटीशन की बात करें या कोई ऐसी एग्जामों की बात करें
तो अगर अक्षांश उसमें ऑप्शन 181 है तो अक्षांश 81 आएंगे, और अक्षांश रेखा 179 है तो ये आएगी, ठीक है। और 180 है तो 180 भी आएगा इसका, ठीक है। तो ये तो होगी इनकी संख्या, अक्षांशों की संख्या होगी, ठीक है। अब देखो अक्षांश एक वृत्त होता है, इसमें वृत्त दिखाई नहीं दे रहा हमको, ठीक है, क्योंकि इसमें 2D चित्र है, ये 3D है, इसमें चित्र दिखाई दे रहा है, ठीक है। अगला देखते हैं इसकी लंबाई। अक्षांश रेखाओं की लंबाई कितनी होती है? पूरी अक्षांश तो हो गई 180, इनकी लंबाई कितनी है देखो। भूमध्य रेखा के उत्तर में दक्षिण दिशा में जाने पर अक्षांश रेखाओं की लंबाई कम होती जाती है, ठीक है। तो सबसे बड़ी अक्षांश रेखा तो कौन सी होगी? बीचों बीच की। सबसे बड़ी अक्षांश रेखा कौन सी होगी? बीचों बीच की, 0 डिग्री अक्षांश। और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो अक्षांश रेखाओं की लंबाई कम होती जाएगी, और जैसे जैसे यहाँ से भी नीचे जाएंगे अक्षांश रेखाओं की लंबाई कम होती जाएगी, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, इसकी लंबाई तो 40,077 है, ठीक है। और 1 डिग्री उससे छोटी है, 2 डिग्री उससे छोटी है, 10 डिग्री उससे छोटी, 20 उससे छोटी, 80 उससे छोटी, और जो लास्ट में जो 90 है उसकी लंबाई तो 0 किलोमीटर है, क्योंकि वो तो एक बिंदु है, ठीक है। ऐसे ही नीचे दक्षिण में भी सबसे, जैसे 0 डिग्री अक्षांश नीचे, 1 डिग्री अक्षांश नीचे भी है, 2 भी है नीचे, 4, 10, 20, 30, 90 पे जाकर 0 हो जाती है, ठीक है। तो सबसे बड़ी जो अक्षांश रेखा है वो भूमध्य रेखा होती है, यानी 0 डिग्री अक्षांश रेखा होती है, ठीक है। तो जैसे जैसे ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं भूमध्य रेखा से, इनकी लंबाई कम होती जाती है, चाहे उत्तरी ध्रुव की तरफ बढ़े चाहे दक्षिण ध्रुव की तरफ बढ़े, ठीक है। तो 0 डिग्री अक्षांश की जो लंबाई है 40,077, और 90 डिग्री अक्षांश की जो लंबाई है 0 किलोमीटर, ठीक है। वास्तव में अक्षांश रेखाएं वृत्ताकार होती है, इसमें वृत्ताकार नहीं दिख रही, लेकिन ये होती कैसी है? वृत्ताकार होती है। अब एक बात देखो, इसमें महान वृत्त, जो भूमध्य रेखा है इसको महान वृत्त भी कहते हैं। भूमध्य रेखा को क्या कहते हैं? महान वृत्त। इसके अलावा जो सभी अक्षांश है वो लघु वृत्त कहलाते हैं। तो 0 डिग्री अक्षांश तो महान वृत्त कहलाता है, इसके अलावा 1 डिग्री, 2 डिग्री, 5 डिग्री, 10 डिग्री, सब कौन से अक्षांश के ये क्या कहलाते हैं? लघु वृत्त कहलाते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं अक्षांशों के बीच की दूरी। अक्षांशों के बीच की दूरी देखो, किन्हीं दो अक्षांशों के बीच कितनी दूरी होती है। जैसे मान लीजिए ये तो है 0 डिग्री अक्षांश, और इसके नीचे ये है मान लीजिए 1 डिग्री अक्षांश। तो 0 से 1 के बीच जो दूरी है वो कितनी होती है? 111.13 किलोमीटर। कैसे? मान लीजिए कोई व्यक्ति यहाँ है, यहाँ से चलकर वो सीधा एक ही देशांतर पे बिल्कुल सीधा नीचे आता है, तो जब वो 111 किलोमीटर चल देगा तब जाके अगला अक्षांश आ जाएगा। तो किन्हीं दो क्रमागत अक्षांशों की जो बीच की दूरी होती है वो कितनी होती है? 111.13। जैसे मान लीजिए ये है 10 डिग्री, और इसके नीचे मान लीजिए ये है 11 डिग्री। तो इन दोनों के जो बीच की दूरी होती है वो कितनी होगी? इनके बीच की दूरी 111 किलोमीटर होगी, ठीक है। तो ये सभी अक्षांशों की जो बीच की दूरी है बराबर है सबके, इसके भी 111, 80 से 81 के बीच की दूरी भी 111 है, इस प्रकार सबके बीच भी 111 है। अब बात करते हैं आगे। अक्षांशों के बीच के भाग को कटिबंध या जोन कहते हैं, यानी कोई भी अक्षांशों के जो बीच का भाग है ये क्या कहलाता है? जोन कहलाता है, कटिबंध कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ देखिए कुल अक्षांश थे हमारे 181, ये 0 डिग्री 90 ऊपर थे, 90 नीचे थे। तो जैसे मान लीजिए 10 ऊपर भी है, 10 नीचे भी है, 10 डिग्री अक्षांश ऊपर भी है, 10 नीचे भी है। तो दोनों जगह 10 है तो इनका अलग अलग नाम रखना पड़ेगा। तो यहाँ 0 डिग्री से जो ऊपर की तरफ है अक्षांश वो तो सब उत्तरी अक्षांश कहलाते हैं, और इसके 0 डिग्री के जो दक्षिण में है, जो नीचे हैं, वो सभी दक्षिणी अक्षांश कहलाते हैं, ठीक है। तो ये उत्तरी अक्षांश हो गए 90, 90 कौन से हो गए? दक्षिणी अक्षांश। अंग्रेजी में इनको नॉर्थ और नीचे साउथ, तो एन से इसको व्यक्त करते हैं, नॉर्थ लैटिट्यूड, और ये नीचे वाले हैं साउथ लैटिट्यूड, ठीक है। तो इनको डायरेक्ट अब हम एन और एस लगाएंगे। जैसे 10 है, ये तो नॉर्थ है, तो इसका मतलब है 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और ये 10 के आगे एस लग रहा है, इसका मतलब है 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ठीक है।
ऊपर वालों के एन लगाएंगे, नीचे वालों के एस लगाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से ये 80 डिग्री उत्तरी अक्षांश हो गया, ये 80 डिग्री दक्षिणी अक्षांश हो गया। तो सभी अक्षांश हो गए, एन और एस लगाएंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ देखो, अब ग्लोब पर कुछ अक्षांश ऐसे हैं जिनका बहुत ज़्यादा महत्व है और उनको हमने नाम दे दिए। तो कौन कौन से अक्षांशों को नाम दे दिए? देखो, ये जो 0 डिग्री अक्षांश है, 0 डिग्री जो अक्षांश है जो बीचों बीच का, इसको तो हमने नाम क्या दे दिया? भूमध्य रेखा, क्योंकि पृथ्वी के बीचों बीच में, भूमि के बीचों बीच में। तो एक नाम तो इसका हो गया भूमध्य रेखा और एक नाम हो गया विषुवत रेखा, ठीक है। तो इसको आप 0 डिग्री अक्षांश बोल दो या भूमध्य रेखा बोल दो या विषुवत रेखा बोल दो, एक ही बात है, ठीक है। 0 डिग्री के न तो एन लगता है और न एस लगता है, क्योंकि न तो ये उत्तर में है और न ये दक्षिण में है, ठीक है। तो 0 डिग्री अक्षांश ये नाम रख दिया। इसके अलावा 23.5 डिग्री नॉर्थ यानी जो उत्तरी अक्षांश है उसको तो हमने नाम दे दिया क्या? कर्क रेखा। और 23.5 डिग्री जो दक्षिण में है उसको हमने नाम क्या दे दिया? मकर रेखा। इनका विशेष महत्व है क्योंकि पृथ्वी हमारी 23.5 डिग्री झुकी हुई है, इसलिए इनका ज़्यादा महत्व है 23.5 डिग्री, ठीक है। इनके अलावा एक अक्षांश ऊपर है 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, इसका नाम दे दिया हमने आर्कटिक वृत्त। इसी प्रकार एक अक्षांश नीचे है 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, इसको नाम क्या दे दिया हमने? अंटार्कटिक वृत्त। तो ये कुछ प्रमुख नाम हो गए, कुछ प्रमुख अक्षांशों के नाम क्या हो गए? भूमध्य रेखा है, कर्क रेखा है, आर्कटिक वृत्त है, नीचे की तरफ मकर रेखा है और अंटार्कटिक वृत्त है। जो 90 डिग्री का है, 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश है वो उत्तरी ध्रुव कहलाता है और जो 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है वो दक्षिणी ध्रुव कहलाता है, ठीक है। अब ये बात थोड़ा सा ध्यान देने की है, इसमें देखो 23.5 को हमने 23 से ही 1/2 लिख रखा है, ठीक है। तो इसको कैसे कैसे लिख सकते हैं? यहाँ देखो 23 से ही 1/2 डिग्री यानी 23.5 डिग्री हो गया, या फिर इसको 23.5 डिग्री भी कह सकते हैं, ठीक है। 23.5 डिग्री ये भी 23.5 हो गया इसका मतलब भी, या फिर इसको 23 डिग्री 30 मिनट भी कह सकते हैं, 23 डिग्री 30 मिनट, क्योंकि एक अक्षांश को हमने मिनटों में बांटा है और मिनट कितनी होती है एक में? 60, ठीक है। तो 60 का आधा कितना हो गया? 30। तो 23 डिग्री और 30 मिनट, तो तीनों का एक ही मतलब है। साढ़ा इसको ऐसे लिखो, चाहे 23.5 लिखो, चाहे 23 डिग्री 30 मिनट लिखो, अलग अलग लिखो, ठीक है। अब देखो मिनट क्या है, इसको थोड़ा सा इधर देख लो। पहले इधर देखो डिग्री, डिग्री को तो हम इस 0 से प्रकट करते हैं, जैसे 5 है इसके ऊपर ये डिग्री लगा देंगे, तो ये तो डिग्री, इसको तो डिग्री कहते हैं, ठीक है। और मिनट में हम आगे, जैसे 5 के आगे ये 10 है, इसको मिनट है तो मिनट को ऐसे लिखते हैं। अगर सेकंड है इसके आगे, मान लीजिए 20 और है, तो इसको सेकंड को इस प्रकार से व्यक्त करते हैं। तो डिग्री को और मिनट को, सेकंड को, उसके चिन्ह हैं, इस प्रकार से चिन्ह लगाते हैं। आगे देखो, किसी स्थान की सही स्थिति प्राप्त करने के लिए डिग्री को मिनट में तथा मिनट को सेकंड में बांटा गया है, ठीक है। अब ये क्यों बांटा गया है ये देखो, जैसे मान लीजिए यहाँ देखो, ये इसको थोड़ा सा जूम करके बताया गया है, 8 और 9 डिग्री में इतना अंतर नहीं है, जूम कर। ये मान लीजिए हमारा कोई शहर है, ये कोई गांव है ए, ठीक है। अब इधर से 0 डिग्री 1 2 3 8 और 9 के बीच में, 8 डिग्री और 9 के बीच में ये, ठीक है। तो ये गांव कहाँ स्थित है? न तो 8 के ऊपर है न 9 के ऊपर है, क्योंकि इन दोनों के बीच में तो 111 किलोमीटर 111 किलोमीटर की दूरी होती है। तो 111 किलोमीटर चौड़ा तो कोई गांव होता नहीं है, ठीक है। मान लीजिए कोई गांव यहाँ है तो 111 किलोमीटर तो उतना होगा नहीं, ठीक है। तो इसको हमने 1 डिग्री को कितने भागों में बांट दिया? 60 भागों में। 1 डिग्री को कितने भागों में बांट दिया? 60 बराबर भागों में, 1 2 3 60 भागों में बांट दिया 1 डिग्री को, ठीक है। तो ये 60 लाइनें अगर खींचते हैं तो मान लीजिए 40 आ गई और ये 41 आ गई, तो अब भी वो गांव बीच में है, दोनों के बीच में न तो 40 पे है और न 41 पे है, ठीक है। तो ये मिनट को फिर किस में बदलेंगे हम? सेकंड में। इसके बीच में 60 भाग और करेंगे, इसके 60 भाग और करेंगे। तो मान लीजिए किसी भाग पर ही आ जाता है तो फिर इसको ऐसे इस प्रकार से लिखेंगे, एक गांव कहाँ पर स्थित है? कोई गांव है वो 8 डिग्री और उसके थोड़ा सा ऊपर 40 मिनट
उसके थोड़ा सा ऊपर 20 सेकंड एन यानी उत्तरी अक्षांश पर बसा हुआ है। ठीक है, अब ये 111 किलोमीटर की लंबी दूरी होती है। 111 में अगर 60 का भाग देते हैं हम, 111 में अगर 60 का भाग देते हैं तो लगभग 1.8 किलोमीटर आता है। ठीक है, तो दो अक्षांशों के बीच की दूरी तो कितनी होगी? 111 किलोमीटर। और अक्षांशों के बाद में जो मिनट होती है, 2 मिनट है, मान लीजिए कोई 5 मिनट से 6 मिनट है, उनके बीच की दूरी कितनी होगी? 1.8 किलोमीटर। ठीक है, तो इस प्रकार से डिग्री को हमने किस में बांटा है? मिनट में, और मिनट को किस में बांटा है? सेकंड में बांटा है। ठीक है, अक्षांश के बाद अब पढ़ते हैं देशांतर। ठीक है, देशांतर की सबसे पहले परिभाषा देखो। देशांतर किसे कहते हैं? ग्लोब पर जिन काल्पनिक रेखाओं को उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर दिशा में खींचा जाता है वे देशांतर या देशांतर रेखाएं कहलाती है। अक्षांशों को तो हमने पूर्व से पश्चिम में इस प्रकार से खींचा था, पूर्व से पश्चिम में, और देशांतर को कैसे खींचते हैं? उत्तर से दक्षिण में। देशांतर को उत्तर से दक्षिण में। तो ग्लोब पर खींची गई वे काल्पनिक रेखाएं, ठीक है, ग्लोब पर खींची गई वे काल्पनिक रेखाएं जो उत्तर से दक्षिण दिशा में खींची जाती है, देशांतर कहलाती हैं। ठीक है, देशांतर रेखाएं उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव तक खींची गई है। अब ये विशेष ध्यान देने की बात है, जो देशांतर रेखाएं हैं उत्तरी ध्रुव से शुरू होती है और दक्षिण ध्रुव पर जाकर समाप्त हो जाती है। उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव, ये एक देशांतर हो गया। ठीक है, तो ये देशांतर रेखा एक अर्धवृत्त होती है। अक्षांश रेखा तो एक पूर्ण वृत्त थी। अक्षांश तो इस प्रकार से यहाँ से शुरू करके यहीं खत्म हो रहा था, तो एक वृत्त बन गया था पूरा। ठीक है, लेकिन देशांतर रेखा ये अर्धवृत्त होती है, यानी उत्तरी ध्रुव से शुरू होती है, दक्षिण ध्रुव पर समाप्त हो जाती है, तो आधा ही वृत्त होता है। ठीक है, अब संख्या देखते हैं इनकी, कितनी संख्या है, देशांतरों की संख्या कितनी होती है। तो देशांतरों की कुल संख्या होती है 360, मतलब जो अक्षांश लगभग 180 थे उसकी दुगनी 360, क्योंकि अक्षांश तो एक वृत्त था इसलिए 180 थे, और ये अर्धवृत्त है तो 180 का दुगुना यानी 360। कुल देशांतरों की संख्या कितनी होती है? 360। तो 360 देशांतर कौन कौन से होते हैं? देखो इनकी संख्या। एक तो होता है प्रधान देशांतर रेखा, यानी एक रेखा को तो हमने मुख्य देशांतर रेखा मान ली, यानी 0 डिग्री देशांतर रेखा मान ली हमने। ठीक है, और फिर 179 पूर्व की तरफ और 179 पश्चिम की तरफ। तो 179 179 प्लस 1 है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, जो 0 डिग्री के ठीक विपरीत में है। सबको जोड़ने पर कितने हो जाते हैं? 360 हो जाते हैं। ग्लोब में देखते हैं 360 कौन से, जैसे देखो ये तो खींच ली हमने 0 डिग्री अक्षांश। ठीक है, अब इसके 179 तो पूर्व में है और 179 पश्चिम में रेखाएं खींची गई है। तो यही उत्तरी ध्रुव से शुरू होती है और दक्षिण ध्रुव पर समाप्त हो जाती है। 1 2 3 4, यहाँ पर ये 90 हो गए, फिर 91 92 ऐसे करके 179। ठीक इसके विपरीत से साइड में कितने हो गए? 179, और 179 इधर हो गए। ठीक है, और एक जो 0 डिग्री जो देशांतर था उसके ठीक पीछे वाली यानी 180, यानी 179 इधर है, 179 इधर है, और 180 तो दोनों तरफ से मिलेंगे जब एक ही हो जाएगी ना 180 पीछे वाले। तो इस प्रकार से कितने देशांतर हो गए? कुल 360। ठीक है, अब इनकी लंबाई की बात करते हैं। इनकी लंबाई कितनी होती है? इनकी लंबाई, सबकी लंबाई बराबर होती है, क्योंकि सभी उत्तरी ध्रुव से शुरू हो रहे हैं और कहाँ पर समाप्त हो रहे हैं? दक्षिण ध्रुव पर। सारे देशांतर उत्तरी ध्रुव से शुरू होकर कहाँ समाप्त हो रहे हैं? दक्षिणी ध्रुव पर। तो सारे सभी की जो लंबाई है बराबर। अक्षांश में ऐसा नहीं था। अक्षांश में सबसे बड़ी तो ये भूमध्य रेखा थी, फिर जैसे जैसे ध्रुवों की ओर जा रहे थे हम, इनकी लंबाई कम होती जा रही थी, जबकि इनकी लंबाई बराबर है सबकी। अब लंबाई कितनी होती है? जैसे मान लीजिए इसका हमने ये ध्रुवीय परिधि देखी थी, 40,007 किलोमीटर लंबी थी, तो उसका आधा लगभग 20,000
4 किलोमीटर। ठीक है, ये इतनी लंबाई होती है। अब बात करते हैं 0 डिग्री देशांतर के अन्य नाम। जो ये 0 डिग्री देशांतर है, ये जो हमारी मेन रेखा है, इसको और किस किस नामों से जाना जाता है? तो इसको एक तो प्रधान मध्याह्न रेखा, यानी ये बीचों बीच की रेखा है, तो इसको प्रधान मध्याह्न रेखा, ग्रीनविच रेखा भी बोलते हैं। ग्रीनविच रेखा इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये यहाँ इंग्लैंड में ग्रीनविच शहर के ऊपर से निकल रही है, इस वजह से ग्रीनविच रेखा इसको बोलते हैं, नाम रख दिया हमने। और एक है अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा। सभी देशों का अलग अलग समय होता है, लेकिन अगर पूरे संसार की बात करें तो इसका जो समय होता है 0 डिग्री का, ठीक है, तो वो अंतर्राष्ट्रीय समय होता है। अब बात करते हैं आगे। देशांतर रेखा ये समांतर नहीं होती, ये रेखा ये समांतर नहीं होती। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर इनके बीच की दूरी घटती है, ध्रुवों पर शून्य हो जाती है। अब जैसे 2 देशांतरों की बात करें, उत्तरी ध्रुव से शुरू हुआ और ये वापस दक्षिणी ध्रुव पर चला गया, ठीक है, तो ये तो 0 डिग्री देशांतर है और ये मान लीजिए 1 डिग्री देशांतर है, तो इनके बीच की दूरी समान नहीं है। भूमध्य रेखा पर सबसे अधिक है, ये भूमध्य रेखा है, इस पर सबसे अधिक है, और जैसे जैसे उत्तरी ध्रुव की ओर जाएंगे तो इनके बीच की दूरी कम होती जाएगी, और जैसे जैसे दक्षिणी ध्रुव की ओर जाएगी ये रेखा दोनों, तो इनके बीच की दूरी कम होती जाएगी, ठीक है। तो भूमध्य रेखा पर तो इसकी जो दूरी होती है वो कितनी होती है? 111.32 या 31 किलोमीटर। भूमध्य रेखा पर किन्हीं 2 देशांतरों के बीच की दूरी होती है लगभग 111 किलोमीटर। फिर ये कम होती 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 ध्रुवों पर कितनी हो जाती है? 0, क्योंकि ध्रुवों पर सभी देशांतर मिल जाते हैं। तो यहाँ नीचे भी देखो, यहाँ 111 किलोमीटर के बीच की दूरी है, धीरे धीरे कम होती होती ध्रुवों पर कितनी हो जाती है? 0 हो जाती है। तो कुल देशांतर कितने हो गए हमारे? 360। अगर देशांतर वृत्तों की बात करें, अगर 2 देशांतरों को मिलाकर एक वृत्त बना ले तो कितने हो जाएंगे देशांतर वृत्त? 180। तो देशांतर वृत्त कितने हो जाएंगे? 180। कैसे हो जाएंगे 180? जैसे मान लीजिए ये 0 डिग्री देशांतर है और ऐसे इसके पीछे सेम ऐसे कैसे पीछे नीचे ले जाएंगे तो वो 180 डिग्री देशांतर है। दोनों को जोड़ेंगे तो 180 आएगा, तो ये क्या बन जाएगा? एक वृत्त, ठीक है। तो 2 देशांतर मिलकर एक वृत्त बनाते हैं। इसी प्रकार मान लीजिए इधर 1 डिग्री देशांतर है, तो इसके जस्ट पीछे वाली जो देशांतर वो कितना होगा? 179 डिग्री वाला देशांतर होगा, ठीक है। तो 179 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। इसी प्रकार मान लो ये है 90 डिग्री पूर्वी देशांतर, इसके जस्ट पीछे है 90 डिग्री पश्चिमी देशांतर। तो 90 दोनों को मिलाएंगे तो एक वृत्त बन जाएगा और इनका योग कितना हो जाएगा? 180। इनका योग हो जाएगा 180। इन देशांतरों का सबसे बड़ा महत्व है समय के लिए, ठीक है। एक देशांतर से दूसरे देशांतर पर जाने पर समय बदल जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर दिन हो रहा है तो इधर पीछे रात हो रही है, कहीं सुबह हो रही है, कहीं शाम हो रही है, ठीक है। अलग अलग देशांतरों पर समय अलग अलग होता है, तो समय के लिए इनका विशेष महत्व है। जबकि जो हमने अक्षांश पढ़े थे, तो एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश पर जाने पर समय उतना ही रहता है। जैसे यहाँ कोई व्यक्ति है, यहाँ कोई व्यक्ति है, यहाँ 12 बज रहे थे, यहाँ भी 12 बजेंगे, यहाँ भी 12 बजेंगे, आर पार 12 बजेंगे, ठीक है। तो देशांतरों पर एक देशांतर से दूसरे देशांतर पर जाने पर समय में परिवर्तन हो जाता है, तो समय के लिए विशेष महत्व है इसका। अब देशांतरों के तो जो बीच का क्षेत्र होता है उसको गोरे कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? गोरे, ठीक है। जो अक्षांशों के जो बीच का जो क्षेत्र होता था उनको तो हमने कटिबंध कहा था, और देशांतरों के जो बीच का क्षेत्र है, देशांतरों के जो बीच का क्षेत्र है उसको क्या कहा जाता है? गोरे कहा जाता है, ठीक है। तो जैसे अक्षांशों के हिसाब से हमने उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बांटा था, वैसे इसको हमने पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में बांट दिया। जैसे मान लीजिए ये तो यहाँ से शुरू होकर ये पूरा 180 तक ये तो हो गया पूर्वी गोलार्ध, ये हो गया पश्चिमी गोलार्ध, 2 गोलार्धों में बट गया, ठीक है। तो जैसे भारत है यहाँ पर, जैसे मान लीजिए ये भारत है यहाँ पर,
ठीक है। तो अक्षांश के हिसाब से तो भारत कौन से गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है। और देशांतरों के हिसाब से भारत कौन से गोलार्ध में? पूर्वी गोलार्ध में, ठीक है। तो कह सकते हैं भारत कौन से गोलार्ध में? उत्तरी और पूर्वी, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में।